Hi, this is Arjun from AV Technobeat. This is a new channel. So before starting the session on computer generations, I would like to give a brief introduction about my channel. Here you will learn all the languages to become a full stack developer in .NET technology. मेरा एक प्रयास होगा कि मैं ऐसे कंटेंट सिंपल लैंग्वेजेस में प्रोवाइड करूं उन नॉन आईटी स्टूडेंट्स के लिए भी जो आईटी फील्ड में एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर या एज अ फुल स्टैक डेवलपर अपना करियर बनाना चाहते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक ऑन कंप्यूटर जनरेशंस. आप लोग सोच रहे होंगे कंप्यूटर जनरेशंस क्यों पढ़ना, फुल स्टैक डेवलपर बनने के लिए. एक्चुअली मेरा ये मानना है बेसिक नॉलेज होना, खास करके उन नॉन आईटी स्टूडेंट्स के लिए कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. जैसे कंप्यूटर जनरेशंस, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, हार्डवेयर कंपोनेंट्स के बारे में उन्हें नॉलेज होना चाहिए, नंबर सिस्टम्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए. फिर उसके बाद जाके जब हम लैंग्वेज को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, एक लिंक में सारी चीज़ें समझ में आपको आने लगे कि कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, कैसे वो चीज़ों को समझता है, मशीन लैंग्वेज क्या होता है, राइट. सो लेट्स स्टार्ट विद द कंप्यूटर जनरेशंस. अगर जनरेशंस की बात करें हम कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में, तो जनरेशन जो होगा वो एक चेंज है, एक चेंज टेक्नोलॉजी में. कंप्यूटर जो है, हमारा पूरा कंप्यूटर सिस्टम एक्चुअली हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से बना होता है, राइट. तो जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में चेंजेस आते गया टाइम टू टाइम, या हम कह सकते हैं जो अभी का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो हमारे पास कंपोनेंट्स हैं वो ये बताते हैं कि पूरा कंप्यूटर सिस्टम इन दो ही कंपोनेंट, मेन कंपोनेंट से बना हुआ है. सो बेसिकली इन दो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स में डे टू डे, या हम कह सकते हैं डेकेड टू डेकेड, कुछ चेंजेस आते गए. उन्हीं चेंजेस को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, जिसे कंप्यूटर जनरेशंस के अंदर इंक्लूड किया जाता है. टोटली हमारे पास 5 कंप्यूटर जनरेशंस हैं टिल नाउ. टिल डेट अगर हम लोग कहें तो 5 कंप्यूटर जनरेशंस हैं. एक एक करके हम डिस्कस करेंगे ब्रीफ में. तो ये यहाँ पे एक आप टेबल देख रहे होंगे. इस टेबल में आपको जनरेशंस का कॉलम मिलेगा और आप डिस्क्रिप्शन वहाँ पे उसके लिए प्रोवाइड किया गया है, वो आप देख सकते हैं. फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में मैं सिर्फ यही कहूँगा कि इस टेबल को आप रेफ़र करिए सिर्फ इसे समझने के लिए कि टेक्निकली, या फिर हम कह सकते हैं क्या चेंजेस आते गया डेकेड टू डेकेड. सो फर्स्ट जनरेशन की बात करें हम, वैक्यूम ट्यूब बेस्ड कंप्यूटर्स थे जो 1942 से 52 तक बनाए गए. ठीक है. तो 1942 और 52 यहाँ पे आप जो ईयर प्रोवाइड किया गया है इस पर ज़्यादा ध्यान न दें. आप अगर गूगल सर्च करेंगे तो हो सकता है ईयर डिफरेंट मिलेगा. तो बेसिकली ईयर मैंने इसलिए ऐसा रखा हुआ है कि ताकि आप एक डेकेड में हम कह सकते हैं, या 10 साल में आप अच्छी तरीके से इसको माइंड में रख सकते हैं या दिमाग में याद करने के लिए रख सकते हैं. हुक वर्ड यहाँ पे ये है वैक्यूम ट्यूब. सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स. थर्ड जनरेशन बेस्ड कंप्यूटर्स में इंटीग्रेटेड सर्किट. फोर्थ जनरेशन में VLSI माइक्रो प्रोसेसर. फिफ्थ जनरेशन जो कंप्यूटर्स थे वो ULSI माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड थे. ये हुक वर्ड्स हैं, ये आप अपने माइंड में रखोगे तब आपको पता चलेगा कि हार्डवेयर में जो चेंजेस आते गया तो जनरेशन कैसे चेंज होते चला गया, राइट. तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के बारे में हम लोग बात करते हैं. फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो था, जैसे कि मैंने ऊपर आपको कहा, वैक्यूम ट्यूब से बना था, या उसमें वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ किया गया था मेमोरी के लिए कह सकते हैं हम लोग, या फिर सर्किट जो होता था उसको बनाने के लिए. ठीक है. CPU में दीज ट्यूब्स वर लाइक बल्ब्स, इलेक्ट्रिक बल्ब्स की तरह होते थे ये, और इनसे बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता था. दैट्स वाई ये फ्रिक्वेंटली फ्यूज़ हो जाते थे ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन इनटू द कंप्यूटर्स, यू नो. सो और कह सकते हैं ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी थे, नॉन अफोर्डेबल थे. ये वही लोग अफोर्ड कर पाते थे जिनके पास बड़ी बड़ी कंपनियां होती थी, ऑर्गेनाइजेशंस होते थे. वही लोग ऐसे कंप्यूटर्स को अफोर्ड कर पाते थे. ये जो
ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते थे ये लोग, वो बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम था, जिसमें बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा सिस्टम है जहाँ पर आप समझ लीजिए मल्टीपल यूज़र्स हैं, वो कुछ जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को। ऑपरेटिंग सिस्टम उनको उस जॉब को बैचेस में प्रोवाइड बैचेस बनाकर उनको प्रोवाइड कर रहा है सीपीयू को, आपके सीपीयू को, राइट, ताकि वो उसे प्रोसेस कर पाए। ये होता था बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर हम इस जनरेशन में बात करें कि क्या हमें स्टोर कहाँ पे हम लोग करते थे अपना डेटा, तो वो कुछ पंच कार्ड्स होते थे। आप गूगल पर जाकर पंच कार्ड अगर सर्च करते हैं तो देखेंगे कुछ उस पर होल होता था, आई मीन, और मैग्नेटिक टेप, जैसे कि आपने कुछ टेप्स देखे रहेंगे, आप कैसेट्स देखे रहेंगे जिसमें रील्स हुआ करते थे, तो वो मैग्नेटिक टेप्स होते थे जिसमें आपका डेटा या फिर सॉन्ग वगैरह जो भी है वो स्टोर होता था एज एन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के तौर पे, राइट। और इस फर्स्ट जनरेशन में जो कोड होता था वो मशीन कोड होता था। मशीन कोड आपको पता ही होगा, वंस एंड जीरोज, एंड इलेक्ट्रिक वायर्ड बोर्ड लैंग्वेजेस भी हुआ करते थे। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर एक पिक देख रहे हैं यहाँ पर, जो बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। सो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर इतने बड़े हुआ करते थे, तो इनके लिए एसी मेंटेन करना, क्योंकि हीट बहुत जनरेट होता था तो एसी भी रखना पड़ता था, ठीक है। तो कुछ गो थ्रू करते हैं फटाफट, और इसके फीचर्स के बारे में देख लेते हैं। ज़्यादा मैं इसको लंबा नहीं बनाना चाहता वीडियो को, क्योंकि आप इसे पढ़कर, स्लाइड्स को पढ़कर ही समझ जाएंगे कि क्या बेसिक डिफरेंस है फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन टिल फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स में। द मेन फीचर्स ऑफ द फर्स्ट जनरेशन आर व्हाट? वैक्यूम ट्यूब, मैंने आपको बोला हुक वर्ड यही है, आपको यही याद रखना है। अनरिलायबल थे, अनरिलायबल मतलब हम रिलाय नहीं कर सकते थे इसके ऊपर, क्योंकि ये फ्यूज़ हो जाते थे जल्दी, ठीक है, ड्यू टू मच ह्यूट, जो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होता था जब, तो ये फ्यूज़ हो जाते थे। इलेक्ट्रिसिटी भी इनको ज़्यादा लगती थी, मशीन लेवल लैंग्वेज को ही सिर्फ सपोर्ट करते थे, बहुत ज़्यादा कॉस्टली थे ये, हीट भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते थे। स्लो इनका इनपुट आउटपुट डिवाइसेस था, ह्यूज साइज़ में होते थे, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया। एसी की ज़रूरत पड़ती थी। नॉन पोर्टेबल थे, आप इनको कैरी नहीं कर सकते थे, एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं लेके जा सकते थे इजीली, सो नॉन पोर्टेबल हम कह सकते हैं। कंज्यूम लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एज मैंने जैसे आपको बताया। और इस जनरेशन के कुछ कंप्यूटर्स की बात करें जो उस समय बने थे, तो इनियक था, एडवैक था, यूनिवैक और IBM 701, IBM 650 था, ठीक है। तो कुछ बेसिक नॉलेज आपको ये रखना है। सेकंड जनरेशन के बारे में फटाफट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखोगे आपका वापस से चेंजेस आपके हार्डवेयर में ट्रांजिस्टर का दिखाई देगा। ट्रांजिस्टर जो यहाँ पे थे वो बहुत चीपर थे एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन के वैक्यूम ट्यूब से, और लेस जो पावर थे ये कंज्यूम करते थे, कॉम्पैक्ट थे साइज में और रिलायबल भी थे, एंड दे वर ऑल्सो फास्टर देन द फर्स्ट जनरेशन मशीन्स which is made up of what? Vacuum tubes. So in this generation प्राइमरीली अगर देखा जाए तो स्टोरेज के लिए प्राइमरी मेमोरी स्टोरेज डिवाइस हुआ करता था और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हुआ करता था, जिसमें प्राइमरी मेमोरी के तौर पे हम लोग मैग्नेटिक कोर्स को यूज़ करते थे और मैग्नेटिक टेप को यूज़ करते थे। ऑन दी अदर हैंड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में हम मैग्नेटिक डिस्क को यूज़ करते थे। यहाँ पे कुछ हार्डवेयर्स के ऐसे कंपोनेंट्स के नाम आ रहे हैं जो मुझे पता है नॉन आईटी जो स्टूडेंट्स हैं उनको नहीं समझ में आ रहा होगा। मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा उनको कि आप गूगल करिए, थोड़ा पढ़ाई करिए हार्डवेयर के बारे में भी। जब आपको हार्डवेयर का भी नॉलेज होगा तो आप थोड़ा अच्छे तरीके से लैंग्वेजेस को भी समझ पाएंगे। ऐसा मत सोचिए कि हार्डवेयर का सॉफ्टवेयर से या सॉफ्टवेयर के लैंग्वेजेस से कुछ लेना देना नहीं है, बिल्कुल लेना देना है। बस आप समझते रहिए, आप पढ़िए उनको। अभी इस पूरे ट्यूटोरियल में मैं इसको अगर पढ़ाते बैठा तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। दैट्स वाई मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप ये चीज़ें गूगल से सर्च करके भी पढ़ सकते हैं। और इस जनरेशन में अगर हम लोग लैंग्वेजेस की बात करें, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज़ हुआ करते थे वो फोर्ट्रैन था, कोबोल था। फोर्ट्रैन फार्मूला ट्रांसलेशन के लिए यूज़ होता था और ये कॉमन बिजनेस लैंग्वेज इसको कहा जाता था जो यूज़ होता था सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। देयर वर बैच प्रोसेसिंग, अगेन मैंने जैसे कहा, और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज़ होते थे सेकेंड जनरेशन में। तो यहाँ पे इसके कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि ट्रांजिस्टर्स यूज़ होते थे, ये रिलायबल था एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स, मच स्मॉलर दैन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स, जनरेट लेस हीट,
consume less electricity, faster than the first generation computer, still very costly, and AC was also needed over there. Support machine and assembly languages. So what is assembly language? Assembly language में आपने देखा रहेगा 11th-12th में, अगर आपने साइंस लिया होगा, स्ट्रीम से हो गए, आप साइंस स्ट्रीम से हो गए, तो आपको पता होगा कुछ निमोनिक्स यूज़ करते हैं हम लोग इस लैंग्वेज में, जैसे कि ऐड, सब, SUB, सब्ट्रैक्शन के लिए, एक्यूमुलेटर, ACC, तो ये जो असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज, ये दोनों लैंग्वेजेस सपोर्ट करता था सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स। इस जनरेशन में कुछ कंप्यूटर्स थे जो IBM 1620, IBM 7094, CDC 1604, CDC 3600, यूनिवैक 1108 या 1108, इस तरह का कंप्यूटर्स उस समय बिल्ट हुए थे सेकेंड जनरेशन में। फटाफट हम लोग थर्ड जनरेशन की भी बात कर लेते हैं। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वॉज मार्क्ड बाय द यूज ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ICs ज़्यादा यूज हुए थे इसमें इन प्लेस ऑफ ट्रांजिस्टर, यानी ट्रांजिस्टर्स को रिप्लेस करके हमने ICs यहाँ पर थर्ड जनरेशन में यूज़ किया था, जो आप यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं। इस तरह के ICs यूज़ हुए थे। एक सिंगल जो IC हुआ करता था उसमें बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स हुआ करते थे, रजिस्टर्स हुआ करते थे, कैपेसिटर्स हुआ करते थे, जो पूरे सर्किटरी डिज़ाइन के लिए सर्किटरी को डिज़ाइन प्रोवाइड करते थे, या पूरा उसके ऊपर एसोसिएटेड, सर्किट पे एसोसिएटेड होते थे। अगर हम कोई जस्ट फॉर IQ या फिर GK के लिए अगर आप सब पढ़ना चाहते हैं, तो IC जो था वो सबसे पहले जैक किल्बी ने इन्वेंट किया था, जस्ट फॉर नॉलेज ओनली। दिस डेवलपमेंट मेड कंप्यूटर स्मॉलर इन साइज, क्योंकि अब जो ट्रांजिस्टर्स थे वो रिप्लेस हो चुके थे, ICs थे तो और भी बहुत छोटे हो चुके थे वो साइज़ में, तो कंप्यूटर्स का जो साइज़ था और छोटा होता चला गया, और रिलायबल और एफिशिएंट होता चला गया। तो अगर मैं कहूँ इस जनरेशन में रिमोट प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग, रियल टाइम, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट ये भी यूज़ होने लगे। हाई लेवल लैंग्वेजेस की बात करें कि इसमें सॉफ्टवेयर्स या बनाने के लिए हम लोग कह सकते हैं, या जो लैंग्वेजेस यूज़ होने लगे वो फोर्ट्रान 2 से लेके फोर्ट्रान 4 तक के लैंग्वेजेस यूज़ होने लगे। कोबोल यूज़ होने लगा, पास्कल यूज़ होने लगा, बेसिक, अल्गो 68 यूज़ होने लगा। इसके भी कुछ फीचर्स हैं जो आपको फटाफट गो थ्रू करवा देता हूँ। IC यूज होने लगे, मोर रिलायबल, स्मॉलर इन साइज, जनरेट लेस हीट, फास्टर, लेसर मेंटेनेंस, स्टिल कॉस्टली बिकॉज AC वर नीडेड, एंड कंज्यूम्ड लेसर इलेक्ट्रिसिटी। Some computer of this generation were IBM 360 series, Honeywell 6000 series, PDP, IBM 370 168, TDC 316. Moving ahead for the fourth generation. The fourth generation of computer is marked by the use of very large scale integrated circuits, that is VLSI circuits. और VLSI circuits में क्या होता था, लगभग 5000 के आसपास ट्रांजिस्टर्स यूज़ किए जाते थे। VLSI सर्किट्स को बनाने के लिए 5000 से ज़्यादा सर्किट्स ट्रांजिस्टर्स को यूज़ किया जाता था। इसके अलावा बहुत सारे और सर्किटरी एलिमेंट्स को यूज़ किया जाता था, और उसे एक चिप, सिंगल चिप के रूप में प्रोवाइड किया जाता था। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक सिंगल चिप है, इसके ऊपर बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स और बहुत सारे और भी सर्किट एलिमेंट्स इसके ऊपर लगाए जाते थे, और इसे VLSI सर्किट को बनाया जाता था। फोर्थ जनरेशन जो कंप्यूटर्स थे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, कॉम्पैक्ट थे और रिलायबल थे, अफोर्डेबल भी थे एज कम्पेयर टू द अदर 3 कंप्यूटर्स। एज अ रिजल्ट इट गिव राइज टू पर्सनल कंप्यूटर्स, मतलब हम कह सकते हैं कि इसी फोर्थ जनरेशन में पर्सनल कंप्यूटर्स का रेवोल्यूशन आया, यानी इस तरह के PCs हम अपने घर पे अफोर्ड कर सकते थे, ला सकते थे। इन दिस जनरेशन टाइम शेयरिंग, रियल टाइम, नेटवर्क्स, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स वर यूज्ड। ऑल द हायर लेवल लैंग्वेजेस लाइक C, C++, DBase एक्सेट्रा वर यूज्ड इन दिस जनरेशन। इसके भी हम लोग फीचर्स के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, जो कि बहुत ईजी है, आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। VLSI टेक्नोलॉजी यूज्ड, वेरी चीप, पोर्टेबल एंड रिलायबल, यूजेस ऑफ PCs, वेरी स्मॉल साइज, पाइपलाइन प्रोसेसिंग होने लगा, जबकि हमने ऊपर देखा था कि बैच प्रोसेसिंग होता था, अब यहाँ पे पाइपलाइन प्रोसेसिंग होता था। इफ़ यू वांट टू रीड मोर अबाउट पाइपलाइन प्रोसेसिंग क्या होता है, तो आप थोड़ा गूगल करिए और पढ़ लीजिए, क्योंकि एक वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, यहाँ पे सारी चीज़ें मैं कवर नहीं कर सकता। नो AC नीडेड, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेट वॉज इंट्रोड्यूस बिकॉज ऑफ द नेटवर्क्स, एंड ग्रेट डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ नेटवर्क्स। कंप्यूटर्स बिकेम ईजिली अवेलेबल,
बिकॉज अफोर्डेबल हो चुका था, हर कोई अब यहाँ पे कंप्यूटर्स को खरीद सकता था। इस जनरेशन के कुछ कंप्यूटर्स हैं जिसमें डेक 10, स्टार 1000, PDP-11, क्रे 1 जो सुपर कंप्यूटर था, और क्रे XMP ये भी एक सुपर कंप्यूटर था। ये सारे जनरेशन 1 कंप्यूटर में, जनरेशन 4 जनरेशन के कंप्यूटर्स में इंक्लूडेड थे। मूविंग अहेड with the fifth generation of the computers. In the fifth generation of the computer, VLSI technology was replaced with the ULSI technology. Now what is ULSI technology? ULSI technology में millions of components use किए जाते थे, या हम कह सकते थे इलेक्ट्रॉनिक जो कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि आप चिप्स हो गए, आपके ट्रांजिस्टर्स हो गए, ये बहुत सारा, या फिर आप कैपेसिटर्स हो गया, ये मिलियंस में यूज़ होने लगा, और इसने स्पीड जो है, एफिशिएंसी जो है, ये सारी चीज़ें बढ़ा दी। तो इस जनरेशन में जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स थे वो और भी साइज में स्मॉल हो गए, और इन हार्डवेयर कंपोनेंट्स ने जो एफिशिएंसी है और बढ़ा दी। ठीक है, इनपुट आउटपुट जो एफिशिएंसी है इन्होंने और बढ़ा दी, जिससे सॉफ्टवेयर में देखा जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, न्यूरल नेटवर्क्स, है ना, और डेवलपमेंट ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम टू मेक डिसीजंस इन रियल टाइम सिचुएशन, ह्यूमनॉइड, ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं यहाँ पे हमें फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स में मिलने लगे। अगर मैं इस जनरेशन में कुछ लैंग्वेजेस जो कंप्यूटर सपोर्ट करते थे या अभी करते हैं उसकी बात करूँ तो C++ हो गया, ये सारे हायर लेवल लैंग्वेजेस हैं, जावा, .NET, ओके, ये सारे ये लैंग्वेजेस इस जनरेशन में यूज़ होने लगे सॉफ्टवेयर्स को बनाने के लिए। कुछ इसके फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो ULSI टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ हुआ। डेवलपमेंट ऑफ ट्रू आर्टिफिशियल, अगर हम लोग इंटेलिजेंस की बात करें तो इसी फिफ्थ जनरेशन के डेकेड में हुआ। डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, दैट इज़ NLP, आप डेटा साइंस में अभी भी आज इसको यूज़ करते हो। एडवांसमेंट इन पैरेलल प्रोसेसिंग, जो पहले फोर्थ जनरेशन में पैरेलल प्रोसेसिंग था, अब उसमें भी और ज़्यादा एडवांसमेंट हो गया। एडवांसमेंट इन सुपर कंडक्टर टेक्नोलॉजी, more user friendly interfaces with multimedia features, availability of very powerful and compact computers at cheaper rates, so affordable हो गया, लोग आसानी से इसे खरीद सकते थे सस्ते दाम पर। some computer types of this generations are desktop, laptop, notebook, ultra book। so अभी आप जानते ही हैं कि क्वांटम कंप्यूटर्स के बारे में भी बात होती है, जो एक फास्टेस्ट कंप्यूटर के इवोल्यूशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आप अपने आप को अपडेट रखिए, बेसिक नॉलेज ज़्यादा रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, बाय बाय।